people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. पाकिस्तान जिसके बारे में डिफरेंट नोटेबल राइटर्स एंड कॉलमिस्ट ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज आर लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट्स दैट एक्वायर्ड सक्सेसिव एंड सब्सिक्वेंट लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंटशिप या इस जो रिलेशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड IMF, उसके पीछे पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक जो ओरिएंटेशन है और पाकिस्तान की जो एक फैक्टर-लेड इकोनॉमिक जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली आज की सिटिंग में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं अगर द कंट्री इज एक्वायरिंग और द कंट्री इज रीचिंग टू IMF फॉर वंस अगेन असिस्टेंस। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो उसके बारे में हम कहते हैं और उसके बारे में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये उसके बारे में क्लेम करते हैं कि द कंट्रीज इकोनॉमी इज़ फैक्टर लेड, यानी कि इसकी जो इकोनॉमी है वो फैक्टर्स के पर डिपेंड करती है फॉर इट्स ग्रोथ और इट्स मेल्ट डाउन। ठीक है, अब जो इश्यूज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी कन्फ्रंट कर रही है उसमें टॉप लेवल पे जो सबसे ज़्यादा जो हेमोरेजिंग इशू है या सबसे ज़्यादा वो फैक्टर जो कि क्रूशियल और क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब जब कभी आप मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का वर्ड सुने तो उससे मतलब यह है कि पाकिस्तान इज़ कन्फ्रंटिंग ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इन दोनों टर्म्स को क्लियरली एंड कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है, तो आई बिलीव आप लोगों को इनकी समझ है। उसके अलावा पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक इल्स की बात हम करें तो पाकिस्तान में जो टैक्स टू GDP रेशो है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशो है वो लोवेस्ट है इन द रीजन 13% एक्चुअली। और इसी जो फिगर है इसको जो 2 और 3 डेज पहले जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसने भी कोरोबोरेट किया है कि पाकिस्तान में जो टैक्स टू GDP रेशो है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान में इशूज़ इकॉनमी की बात करें तो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है या जो हमारे पास एक फिस्कल ईयर में जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इस पोजीशन में नहीं है या उसका वॉल्यूम इतना नहीं है जिसके थ्रू पाकिस्तान फिस्कल स्पेस को जनरेट कर सके। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो रेशो है बिटवीन स्पेंडिंग एंड सेविंग्स वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। फर्दर अगर हम आगे बात कर लें तो पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं या स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं उनमें इनफेक्टिवनेस ज़्यादा है। ठीक, उनमें वो डिसफंक्शनल होते जा रहे हैं बाय द टाइम। एक इशू ये है। फर्दर यहाँ पे वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो हमारे अर्निंग सेक्टर्स हैं लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर वो बेटली जो है ना वो अफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस एंड इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। ये तो हमारे पास कुछ थे इकोनॉमिक इल्स पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि कन्फ्रंट कर रही है टाइम एंड अगेन। ठीक, अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो कि IMF से $6 बिलियन ले रहा है एज लोन, इस लोन के लिए या इस लोन की वजह से पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। हम इन इम्प्लीकेशंस को सर्टेन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कम टाइम में ऐसा क्रेडिबल डेटा अवेलेबल आप लोगों के डिस्पोजल पर होगा जिसके थ्रू आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट कर सकेंगे पेपर में जब कभी इकोनॉमी पर क्वेश्चन आ जाता है। तो पॉइंट 1 है कि IMF जो लोन पाकिस्तान को ग्रांट कर रहा है उसके लिए सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशनैलिटीज कंटिजेंट कर रहा है या उनको एक्सटेंड कर रहा है या उनको सजेस्ट कर रहा है टू पाकिस्तान फॉर एक्वायरिंग IMF's लोन। सबसे पहले जो कंडीशन जिनको हम ओवरऑल या कंबाइनली हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, आप लोगों को पता है जिसमें हमने लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाना है। ठीक, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को हमने ओपन अप करना है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। टैक्सेस को जो है ना वो हमने टैक्स वॉल्यूम को बढ़ाना है, सब्सिडीज़ को कम करना है एंड सो फोर्थ। ये कुछ कंडीशनैलिटीज़ है जिनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो कि IMF जो है ना वो सजेस्ट करती है हर उस कंट्री के लिए जो कि लोन एक्वायर करने के लिए IMF के पास जाती है। तो अब जो हमारे पास इम्प्लीकेशंस हैं उनमें सबसे जो पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन और इंक्रीमेंट इन न्यू टैक्सेस लाइकली टू एक्सर्बेट इनइक्वालिटी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि IMF के लोन को एक्वायर करने के बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, करंट जो गवर्नमेंट है, उसकी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो है टैक्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना। अब टैक्सेस हमारे पास 2 तरह के हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों के वॉल्यूम्स को इंक्रीज करेगी जिसकी वजह से हमारे पास जो सोशल इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज होगी यार। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एक क्रोनिक सोशल इनइक्वालिटी है वो फर्दर एग्जासरबेट होगी। ठीक, सेकंड जो पॉइंट है एक्वायरिंग IMF लोन इज लाइकली टू कर्टेल सोशल सेक्टर स्पेंडिंग एंड डेवलपमेंट। अब चूंकि हमें पता है कि IMF डिक्टेट करता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किस सेक्टर पे कितने फंड्स एलोकेट और इन्वेस्ट करने हैं, तो IMF का जो लोन है उसको एक्वायर करने की वजह से पाकिस्तान की जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है
उसकी जो वॉल्यूम है स्पेंडिंग का जो वॉल्यूम है वो कम होगा। तो एक इम्प्लीकेशन ये है। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे है, फ्यूलिंग हाउस होल्ड एंड सोशल वायलेंस ड्यू टू एडिशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब जैसे आप लोगों को पता है इन्फ्लेशन जो है ना वो डे बाय डे बढ़ रही है और फ्यूल प्राइसेस जो है ना स्पाइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में जो है ना वो एक उसको क्या हम कहते हैं स्ट्रेस है या डिप्रेशन का शिकार है अवाम। लेकिन अब जब गवर्नमेंट आईएमएफ के लोन को एक्वायर करेगी तो हमारे पास जो एक डिप्रेशन का जो एलिमेंट है सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में जो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसकी इंटेंसिटी फर्दर इंक्रीज होगी, जिसमें हमारे पास जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी में जो इनटॉलरेंस का जो फैक्टर है वो फर्दर एग्जासरबेट होगा और वर्सन होगा। ठीक, एक ये इशू है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है डाउनसाइजिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कीपिंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पुअर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हाई। अब हमें पता है कि किसी भी सोसाइटी में जो हमारे पास सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो इम्प्रूव तब तक नहीं होते हैं जब कोई गवर्नमेंट उस सोसाइटी में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग नहीं करती। अब जब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनिशिएट नहीं होंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होगी, पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो हमारे पास उस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनमें एक एलिमेंट उनमें जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं इम्पेशंस और इनटॉलरेंस का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास सोशल सॉलिडेरिटी कम होगी, सोसाइटी मिलिटराइज होगी। तो जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में जो पीस एंड स्टेबिलिटी का जो एलिमेंट है वो डिटीरियोरेट होगा। एक ये हमारे पास इशू है। फिफ्थ जो पॉइंट है, डिस्करेजिंग प्राइवेट सेक्टर ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हमें यह पता है कि गवर्नमेंट ने अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आईएमएफ टैक्सेशन को टैक्सेस को बढ़ाना है। किसी भी स्टार्टअप के लिए, जो स्टार्टअप कोई भी करेगा उसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स लिवाई करना है। तो इस गवर्नमेंट की एक्टिविटी और मूव की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्करेज होंगे कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप और कोई बिजनेस जो है ना फर्म इस्टेब्लिश किया तो उसके लिए उन्हें हाई जो है ना वो टैक्स पे करने होंगे। तो इस बात की वजह से वो नया स्टार्टअप और न्यू बिजनेस को इस्टेब्लिश और कल्टिवेट नहीं करते। तो एक ये इशू है। सिक्स्थ अगर बात कर लें, इम्पीडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू मायरेट टैक्सेस एंड अनफ्रेंडली बिजनेस इन्वायरमेंट। हमें पता है कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में टैक्सेस को हम बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट को हम अगर टैक्सेस को हमने टैक्स वॉल्यूम को बढ़ाना है या किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए हमने टैक्सेस लिवाए ज़्यादा करने, तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टर को पता है कि यहाँ पे एनर्जी इशूज़ हैं, उसके बाद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, इन फैक्टर्स की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पाकिस्तान में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन नहीं होगी एंड सो ऑन। तो एक फैक्टर ये है। अगर आगे चले जाएं तो कीपिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, जो कि हमारे पास CPEC में जो EEZs हैं वो क्या होंगे, डिवाइड ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स। अब चूँकि हमें पता है डोमेस्टिक मार्केट में जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस है या टैक्स वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह क्या है, IMF डिक्टेट करता है कि अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो आपने टैक्सेस को बढ़ाने हैं। अब अगर टैक्सेस को बढ़ाएंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए तो उस केस में हमारे जो EEZs हैं, जो कि CPEC के अंडर कोई 9 EEZs हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा। एक इशू ये है। और अगर आगे चले जाएँ तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फोरस्टालिंग डिजिटल ड्राइव एंड वाइडनिंग डिजिटल अपार्थाइड। अब जो हमारे पास न्यू जो हमारे पास बजट है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और जो इंटरनेट से जो डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिवाई किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सर्विसेज सेक्टर है वो उस पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जब सर्विसेज सेक्टर जो कि हमारे बाकी दो सेक्टर्स से मतलब पॉजिटिव एक ट्रेंड शो कर रहा है, अब जब हम इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर उनकी इंपोर्ट्स पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी वजह से हमारा जो सेक्टर है, जो सर्विसेज सेक्टर है वो इम्पैक्ट होगा। इसके साथ ही साथ जो हमारे पास यहाँ पे जो डिजिटल स्टार्टअप्स करने वाले जो हमारे पास लोग हैं, या हमारे पास जो इंटरनेट या जो हमारे पास जो वर्चुअल फोरम्स के थ्रू जो अर्निंग करने वाले लोग हैं वो अफेक्ट उनके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। लास्ट पॉइंट अगर बात कर लें, कॉजिंग रिसोर्स डिप्लीशन एंड डिपेंडेंसी। अब चूंकि हमें पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो जो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए बाहर से असिस्टेंस गेन कर रहा है। अब बाहर के असिस्टेंस के थ्रू हम एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ तो एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन एक सस्टेनेबल और नॉन लीनियर ग्रोथ को हम एक्वायर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो एक डिपेंडेंसी का जो चेन है वो फर्दर पाकिस्तान उसमें ट्रैप होगा। ठीक, इसी बात को मलिहा लोधी अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रही है वो एक बोरोड ग्रोथ है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फॉरेन असिस्टेंस और एड पर डिपेंड करती है, जो कि कंजम्पशन लेट इकोनॉमी की एक फीचर है। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्टेन इम्पैक्ट्स थे जो कि पाकिस्तान कन्फ्रंट करेगा IMF से लोन एक्वायर करने के बाद।
this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.